भारत की डिजिटल इकोनॉमी में ना एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव आ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो स्टार्टअप्स के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। नहीं नहीं, ये कोई रेवेन्यू या सेल्स टारगेट नहीं है। ये भारत के नए डेटा कानून के तहत एक जुर्माना हो सकता है। सोचिए, एक ऐसी गलती की कीमत जो शायद कई फाउंडर्स अनजाने में ही कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये 250 करोड़ की गलती है क्या? यही वो सवाल है जिसका सामना आज भारत के हजारों स्टार्टअप फाउंडर्स कर रहे हैं, और इसका जवाब जानना उनके बिजनेस के भविष्य के लिए, आप यकीन मानिए, बहुत जरूरी है। चलिए, इसे रेंट क्विक के सीईओ अर्जुन की कहानी से समझते हैं। उनका वन क्लिक मूव इन फीचर बड़ा जबरदस्त था। यूजर बस एक क्लिक में अपार्टमेंट किराए पर लेता और उसकी सारी जानकारी अपने आप मूवर्स और फर्नीचर पार्टनर्स के साथ शेयर हो जाती थी। कल तक ये एक शानदार ग्रोथ हैक था, लेकिन आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत है। देखिए, ये कानून खेल के नियमों को पूरी तरह से बदल देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ज्यादातर उल्लंघन किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि इस कानून को ठीक से न समझने की वजह से होते हैं। आजकल ज्यादातर फाउंडर्स कंफ्यूज्ड हैं। भाई, डेटा फिड्यूशरी कौन है, प्रोसेसर की क्या जिम्मेदारी है, और ये डेटा ब्रीच का असल में मतलब क्या होता है। कानून की भाषा और स्टार्टअप की असलियत के बीच ना एक बहुत बड़ा गैप है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फाउंडर्स के लिए एक आसान सी ई बुक लिखी गई है, जो इन मुश्किल नियमों को असली बिजनेस के उदाहरणों के साथ समझाती है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो असल में जिम्मेदार है कौन? अच्छी बात यह है कि कानून अब इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। चलिए इसे हेल्थ टेक स्टार्टअप कोडरेट की कहानी से समझते हैं, जहां एक छोटे से डेटा लीक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सबसे पहले आते हैं डेटा फिड्यूशरी। इन्हें आप समझ लीजिए जहाज का कैप्टन। ये वो बिजनेस है जो ये तय करता है कि डेटा क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। आरव की कंपनी कोडरेट डेटा फिड्यूशरी थी। उन्होंने ही डेटा इकट्ठा करने का मकसद तय किया था, इसलिए आखिरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, उनके किसी वेंडर की नहीं। फिर आता है डेटा प्रोसेसर। ये इंजन रूम की तरह है, मतलब आपका क्लाउड प्रोवाइडर या पेरोल सॉफ्टवेयर। वे सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों पर काम करते हैं। कोडरेट ने अपना डेटाबेस मैनेजमेंट क्लाउडकीप को आउटसोर्स किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कानूनी जोखिम भी आउटसोर्स कर दिया। प्रोसेसर तो सिर्फ एक टूल है, जिम्मेदारी हमेशा फिड्यूशरी की ही रहती है। ये स्लाइड पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। डेटा प्रिंसिपल यानी आपका यूजर डेटा का असली मालिक है। आप यानी बिजनेस डेटा फिड्यूशरी के तौर पर उसके संरक्षक हैं, और आपका वेंडर यानी डेटा प्रोसेसर सिर्फ आपके निर्देशों का पालन करता है। जवाबदेही का ये क्रम बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि कौन जिम्मेदार है। तो चलिए अब उस सबसे जरूरी काम पर आते हैं जो फाउंडर्स को करना है, और वो है सही तरीके से सहमति यानी कंसेंट लेना। इसे समझने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपक्विक का उदाहरण लेते हैं। इस स्लाइड में जो बात है वो असल में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि पुराने और नए तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले छोटे से ग्रे फ्रंट में छिपे हुए लिंक, पहले से टिक किए गए बॉक्स और सेवा में सुधार जैसे गोल मोल वादे आम थे। अब डीपीडीपी एक्ट के तहत आपको पूछने से पहले एक साफ साफ नोटिस देना होगा, यूजर को सहमति के लिए कोई एक्शन लेना होगा, और हर काम के लिए अलग अलग सहमति लेनी होगी। कानून एक वैलिड सहमति को इन 5 स्तंभों में बांटता है। ये स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब यूजर को एक असली चॉइस देनी होगी, उन्हें ठीक ठीक बताना होगा कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रहे हैं, और एक क्लियर हाँ की जरूरत होगी। पहले से टिक किया हुआ बॉक्स अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून साफ कहता है कि सहमति वापस लेना उतना ही आसान होना चाहिए जितना उसे देना था। अगर साइन अप एक क्लिक में होता है, तो सहमति वापस लेने के लिए यूजर को 10 क्लिक्स के चक्कर नहीं कटवाने चाहिए। अंदर आने का दरवाजा जितना आसान है, बाहर जाने का दरवाजा भी उतना ही आसान होना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब सब कुछ ठीक नहीं रहता, जब चीजें गलत हो जाती हैं? चलिए स्केल अप सिस्टम्स में विक्रम की कहानी पर नजर डालते हैं, जिसने एक डेटा ब्रीच को छिपाने की कोशिश की और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो एक पर्सनल डेटा ब्रीच आखिर है क्या? इसकी परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है। ये सिर्फ किसी हैकर के हमले तक सीमित नहीं है। ये किसी भी अनऑथराइज्ड खुलासे, बदलाव या यहाँ तक के डेटा के एक्सीडेंटल लॉस के बारे में भी है। एक गलत कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर भी एक ब्रीच ही माना जाएगा। और अगर ब्रीच हो जाए तो कानून बिल्कुल साफ है। आपको 2 काम करने ही होंगे। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बताना होगा और हर प्रभावित यूजर को बताना होगा। विक्रम की तरह चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है।
और ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि जोखिम कितना बड़ा है। सिक्योरिटी ब्रीच के लिए 250 करोड़ रुपए तक, ब्रीच के बारे में ना बताने पर 200 करोड़ रुपए तक, और बच्चों के डेटा के उल्लंघन के लिए भी 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि कानून किन बातों को सबसे ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। अब इतने बड़े दांव के साथ कंफ्यूज होना तो स्वाभाविक है। सिर्फ कानून के सेक्शन या ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ने से अक्सर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरत होती है एक प्रैक्टिकल, बिजनेस केंद्रित प्लेबुक की, ना कि किसी कानूनी किताब की। जैसा मैंने पहले बताया, डिस्क्रिप्शन में दी गई ई बुक बिल्कुल इसी तरह एक प्लेबुक का काम करती है। तो इस पूरे चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि इस कंप्लायंस को सिर्फ एक कानूनी काम या बोझ की तरह ना देखा जाए। ये सिर्फ जुर्माने से बचने के बारे में नहीं है, ये यूजर का भरोसा बनाने के बारे में है। और भरोसा ही किसी भी डिजिटल बिजनेस का सबसे कीमती एसेट होता है। भारत में जो कोई भी डिजिटल बिजनेस चला रहा है या चलाने की सोच रहा है, उनके लिए इन नियमों को समझना अब कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत जरूरी है, इससे पहले कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। एक साफ और फाउंडर फ्रेंडली समझ के लिए डिस्क्रिप्शन से ई बुक जरूर डाउनलोड करें। और आखिर में बस ये एक सवाल जिस पर सोचने की ज़रूरत है, क्या आपका सहज और फ्रिक्शनलेस यूज़र एक्सपीरियंस वाकई में ग्रोथ के लिए बना है, या ये अनजाने में 250 करोड़ रुपए की एक देनदारी है जो छुपी हुई है?